बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले व्हाट इज़ ग्रेविटी, कि ये ग्रेविटी जो है ये क्या है। ग्रेविटी बेसिकली हमारे पास वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है बिटवीन द बॉडीज़। ठीक है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर एक फ़ोर्स लगाती है तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास ग्रेविटेशंस का जो आइडिया था वो कैसे आया और हमें कैसे पता चला कि कोई ग्रेविटी की फ़ोर्स भी एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले हिस्ट्री में देखिए स्टूडेंट्स, इन 1665 में सर आइजैक न्यूटन जो थे वो एक मिस्ट्री के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि जो प्लैनेट हैं वो किस तरह से रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, और जो मून है वो किस तरह से रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। वो इसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि वो ऐसे ही एक बाग में चले गए। जब वो बाग में गए तो वहाँ पे वो एक दरख्त के नीचे बैठे और उस दरख्त के ऊपर से जो एक एप्पल था वो फॉल किया टूवर्ड द अर्थ। तो जैसे ही उन्होंने उस एप्पल को गिरते हुए देखा तो उनके दिमाग में एकदम से इस चीज़ का आइडिया आया कि ये एप्पल जो है ये क्यों डाउनवर्ड ही क्यों फॉल किया, ये अपवर्ड भी तो जा सकता था। तो फिर उन्होंने इस चीज़ के ऊपर सोचना शुरू कर दिया, इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करनी स्टार्ट कर दी और फिर लास्ट पे वो इस रिज़ल्ट पे पहुँचे कि हमारे पास एक ऐसी फोर्स है जो हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशंस कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए जी स्टूडेंट्स, थ्योरी में क्या कहती है, सर आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट हु गेव द आइडिया ऑफ ग्रेविटी। सबसे पहले साइंटिस्ट सर न्यूटन थे जिन्होंने आपको ग्रेविटी का आइडिया दिया। और कैसे दिया, इन 1665 that he was seated under the tree and thinking about the orbiting of the प्लैनेट्स, मीन्स कि वो इनकी के जो रेवोल्यूशन है अराउंड द अर्थ, प्लैनेट की अराउंड द सन एंड मून की अराउंड द अर्थ। अब सडनली एप्पल फॉल फ्रॉम द ट्री, वो एप्पल गिरा ट्री से। सो आइडिया ऑफ ग्रेविटी फ्लैश इन हिज माइंड, उस वक्त उनके माइंड में एक आइडिया आया कि ग्रेविटी का एक आइडिया उनके माइंड में आया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशंस क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशंस, मीन्स कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फिर इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस की, उसको रिसर्च की और वो लास्ट पे इन कंक्लूजन पे पहुंचे। न्यूटन कंक्लूड दैट देयर एग्जिस्ट द फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स, हर बॉडी जो है यूनिवर्स की अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, मीन्स के यूनिवर्स की हर बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है और जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशंस। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशंस कहते हैं। स्टूडेंट्स एक बात अपने माइंड में रखिएगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशंस एक्ट बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में उनके दरमियान में लाई करती है, उनके दरमियान में एक्ट करती है। ठीक है, अब वही फिर वो इस कंक्लूजन्स पे पहुंचे कि इट इज़ द फोर्स, ये वो फोर्स है डेट मेक द एप्पल फॉल टू द ग्राउंड, जिसने उस एप्पल को जो है फॉल करवाया था ग्राउंड पे। और यही वो फोर्स है जिसकी वजह से मून क्या करता है, ऑर्बिट करता है अराउंड द अर्थ, मीन्स कि वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। और यही वो फोर्स है जो प्लैनेट्स को रखती, ऑल द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। इसी फोर्स की वजह से तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। इस फोर्स के बाद, इस फोर्स के ऊपर रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक लॉ दिया। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले उस लॉ को देख लेते हैं कि वो लॉ हमें क्या कहता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट्स देखिए, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स विच इज़ डायरेक्टली proportional to the product of their masses। स्टूडेंट्स ये बात तो आपको पता है कि एवरी बॉडी, हर बॉडी जो है इस यूनिवर्स की अट्रैक्ट करती है अदर बॉडी को। तो वो जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है उसकी कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, तो पहली लिमिट्स क्या है कि वो फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, मीन्स के जो आप दो बॉडीज़ कंसीडर कर रहे हैं ना, लाइक जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखें कि एक आपके पास बॉडी m1 है और दूसरी बॉडी जो है वो आपके पास m2 है। ठीक है, ये दो बॉडीज़ हैं। अब m1 जो है वो एक फोर्स F1 किसके ऊपर एक्सर्ट कर रही है,
M2 के ऊपर, और M2 जो है वो F2 फोर्स किसके ऊपर लगा रहा है, M1 के ऊपर लगा रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आप अपने माइंड में रखिए और उसके ऊपर सोचिए कि अगर हर बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाती है, ठीक है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो फिर ड्यू टू अट्रैक्शंस उन दोनों बॉडीज़ को तो कोलैप्स कर जाना चाहिए, उन दोनों बॉडीज़ को तो टकरा जाना चाहिए, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता, तो क्यों नहीं होता, आप इसको सोचिए। हम फिलहाल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहली बात क्या थी कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशंस है वो उन दो बॉडीज़ के मैसेस के प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उन दो बॉडीज़ के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस कि आप जितना डिस्टेंस बढ़ा देते हो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जितनी कम हो जाती है, और आप जितनी डिस्टेंस कम कर देते हो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जितनी बढ़ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्सली रिलेशंस। अब हम ज़रा मैथमेटिकल फॉर्म को देख लेते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म आपको क्या कहती है जी, कंसीडर टू बॉडीज़ ऑफ मैस M1 एंड M2 और द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज़ d का स्क्वायर। ये दो, और वो फोर्स क्या है जी आपके पास, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशंस बनेगी। अब जब हम इस साइन को, ये जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको रेज करेंगे तो ये इक्वालिटी में चला जाएगा। तो जब ये इक्वालिटी में जाता है तो इसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। ये कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास g है। दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। स्टूडेंट, इसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? हम इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू रिमेन द सेम, इसकी वैल्यू हर तरफ सेम रहती है। मीन्स कि अगर उन दो बॉडीज़ के दरमियान में कोई भी मीडियम आ जाए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। अगर आप ये करें कि एक रूम के, अगर आप रूम के अंदर हैं एक बॉडी और एक बॉडी रूम के बाहर है, उनके दरमियान में एक दीवार है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। जी की वैल्यू रिमेन सेम रहती है। अगर आप किसी माउंटेन पे हैं और एक बॉडी आपकी जो है वो अर्थ फ्लोर पे है, ग्राउंड पे है, तब भी जो है ये जी की वैल्यू सेम रहेगी, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से देखिए जी, g इज़ द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट आपके पास, और इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, 6.67 10 रेज़ द पावर -11। तो स्टूडेंट ज़रा इसकी माइनस वाली वैल्यू पे गौर कीजिए। तो ये जो माइनस में वैल्यू, इसका मतलब है कि ये वैल्यू आपके पास बहुत स्मॉल है। ये बहुत स्मॉल होने की वजह से आपको जो ग्रेविटी की फोर्स है जो एग्जिस्ट करती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन टू बॉडीज़, वो आपको फील नहीं होती। यहाँ से देखिए, अ जी इज़ वेरी स्मॉल सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट अराउंड अस इट्स सो वीक डेट वी कैन नॉट फील इट। इस वजह से हम उसे फील नहीं कर सकते क्योंकि जी की वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल है। तो स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है कि जी की वैल्यू जो है, हम जो ग्रेविटी की फोर्स है वो हम क्यों फील नहीं कर सकते। तो इसका यही आंसर होगा कि उसकी वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल होती है, इस वजह से हम इसे फील नहीं कर पाते। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम उस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो मैंने आपसे कहा था कि आप अपने माइंड में रखिएगा कि होता क्या है कि अगर दो बॉडीज़ जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर एक फ़ोर्स लगा रही हैं, ठीक है, अगर दो बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर एक फ़ोर्स लगा रही हैं तो उन दोनों को तो कोलैप्स कर जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखिए, हमने एक बॉडी कंसीडर की जो कि हमारे पास अर्थ है, ठीक है। अर्थ का मैस हमने M1 कंसीडर किया, और दूसरी बॉडी हमने वही एप्पल जो फॉल हुआ था और हमने उसी को कंसीडर किया, और वो हमारे पास कौन सा है जी, वो M2 है। अब अगर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशंस पे चले जाएं, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे चले जाएं, तो वो हमें क्या कहता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जितनी आप फोर्स लगाते हो उसके अंदर इतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो जो एक्सेलरेशन है वो उसके मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है अर्थ को ये इस एप्पल को कंसीडर कर लेते हैं कि एप्पल ने अर्थ के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थी वो लगाई थी, लेकिन अर्थ एप्पल की तरफ मूव करके क्यों नहीं गई, ठीक है, एप्पल ही क्यों अर्थ की तरफ मूव कर गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर आप यहाँ पे m की वैल्यू डालते हैं, M2 की वैल्यू डालते हैं, जो कि आपके पास एप्पल का मैस है, और एप्पल का मैस तो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, और अगर ये मैस स्मॉल है तो जो इसके अंदर एक्सेलरेशंस प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, तो बहुत ज़्यादा होगी, वो बहुत
ज़्यादा होगी। जब एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगी तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होगी वो भी तो बहुत ज़्यादा होगी। मीन्स के अब जो अर्थ थी, जो एप्पल था उसका मैस बहुत कम था, ठीक है। जो एप्पल था उसका मैस कम होने की वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई और उसके अंदर जो फोर्स थी वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई। इस वजह से वो अर्थ की तरफ मूव कर गया, मीन्स कि अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अर्थ की। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो मैस m1 है, अगर आप यहाँ पे डालते हैं तो ये बहुत बड़ा मैस है। अगर m की वैल्यू लार्ज है तो डेफिनेटली जो a की वैल्यू, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो स्मॉल होगी, मीन्स कि उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो बहुत स्मॉल होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन स्मॉल है तो जो एप्पल की फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो भी तो स्मॉल होगी, वो भी तो स्मॉल होगी ना। इस वजह से क्या हुआ कि अर्थ एप्पल की तरफ मूव नहीं कर सकती। यहाँ पे आप इस वाली डायग्राम में भी देखिए, ये हमने किसका, ये एप्पल का मैस है। ये अगर मैस कम है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स कि उसके अंदर जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए अगर मैस ऑफ अर्थ का मैस ज़्यादा है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत कम हो रही है। यहाँ से आई थिंक सो स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वो दोनों बॉडीज़ जो हैं वो क्यों कोलैप्स नहीं करती, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट ऑफ मैसेज है, अगर उनके मैसेज में भी चेंज लाया जाए तो उनकी फोर्स में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। थैंक यू सो मच।